भारत चीन सीमा पर विवाद हमेशा होते रहते हैं और वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक चीनी सैनिकों की घुसपैठ की घटनाएं सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से एक बार हमें भारत चीन सीमा को पहले समझ लेना चाहिए कि भारत चीन सीमा है कहाँ पे, है ना? क्या भारत चीन सीमा जिसे हम मानते हैं, क्या वो वास्तविक सीमा है? भारत अपने मानचित्र में जिन सीमाओं को दिखाता है, क्या चीन उसे मानता है या क्यों नहीं मानता है? तो तमाम चीजों को इसमें हम देखेंगे। भारत चीन जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर है। भारत की ऐसे तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, लेकिन चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा भारत की है। इस सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। ये आप भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा देख रहे हैं। भारत और चीन के बीच में यहाँ पर एक देश है नेपाल। नेपाल एक तरह से बफर स्टेट है जो दोनों देशों की सीमाओं को बीच में काट देता है। यानी चीन और भारत की मध्य सीमा यहां से यहां तक और फिर सिक्किम के साथ लगी हुई है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में लगी हुई है। तो भारत की चीन के साथ जो 3,488 किलोमीटर सीमा रेखा है वो 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। सबसे ऊपर भारत का जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, यानी पश्चिम सेक्टर में भारत की 3 राज्यों से सीमा चीन से लगी हुई है। पूर्वी सेक्टर में हम देखेंगे तो भारत चीन सीमा सिक्किम में मिली हुई है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से भारत में कुल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से चीन की सीमा लगी हुई है। क्लियर? भारत और चीन की मध्य जो सीमा है वो कभी भी पूरी तरह से सीमांकित नहीं हो पाई। अगर सीमा पूरी तरह से सीमांकित होती तो दोनों देश इसे स्पष्ट करते, लेकिन सीमांकन न होने के कारण दोनों देशों के बीच कई विवादित क्षेत्र बन जाते हैं जो कि कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ कि ये भारत के हैं या चीन के हैं। इसका एक कारण तो यह है कि भारत चीन सीमा अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो हिमालय से अलग होता है। भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी से बटे हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच पूरा का पूरा हिमालय फैला हुआ है। हिमालय पर अगर आप कभी गए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हिमालय इतना दुर्गम क्षेत्र है कि वहां पर सीमांकन करना इतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि चाइना और भारत की जमीन कहां तक है और वास्तव में किसके पास है। जंगल है, पहाड़ है, ग्लेशियर है। आप सोच के देखिएगा, भारत और चीन के बीच हिमालय है और हिमालय अपने आप में क्या क्या सजे हुए हैं। हिमालय पर जंगल है, ऊंचे पहाड़ियां हैं, गहरी घाटियां हैं, ग्लेशियर है, झीलें हैं, नदियां हैं और बर्फ का रेगिस्तान है। बर्फ का रेगिस्तान जहां पर कि पानी ही नहीं बरसता है। उदाहरण के लिए हम लद्दाख क्षेत्र को ही ले लेते हैं, पूर्वी लद्दाख को ले लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में वनस्पतियां नहीं उगती हैं। आप वीडियोस में देखते होंगे टीवी पर कि भारत और चीन के बीच जहां विवाद चल रहा है वहां एक भी पौधा या एक भी वनस्पति नहीं उगी हुई है। फिर किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है? लड़ाई होती है क्योंकि ये सामरिक महत्व का स्थल है। यहाँ पानी नहीं बरसता है, पौधे नहीं उगते हैं, कोई शहर नहीं है वहां पे। यहां तक कि भारत की कुछ वर्षों तक भारत की यहां पर कोई सड़क भी नहीं थी, जिसे हम एलएसी कहते हैं, या पूर्वी लद्दाख में भारत की अपनी कोई सड़क भी नहीं थी अभी कुछ वर्षों पहले तक। हालांकि भारत ने अब एलएसी पर सड़क निर्माण कर लिया है और यही बात चीन को नागवार गुजर रही है बार बार कि भारत यहाँ पर सड़क और पुल का निर्माण बार बार क्यों कर रहा है। भारत ने पुल और सड़क कहां कहां बनाए हैं इसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो ये एक निर्जन प्रदेश है जहां जहां भी भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा गुजरी है, जो कि भारत अपने राजनीतिक मानचित्र में दर्शाता है। आप भारत और चीन के बीच जो राजनीतिक मानचित्र देखते हैं वो मानचित्र जिन क्षेत्रों से गुजरती है दुर्गम क्षेत्र हैं। वहां आबादी भी नहीं रहती है। कौन रहना पसंद करेगा जहां पे कि न पानी बरसता है न खेती की जा सकती। यानी आर्थिक दृष्टि से ये पूरी पूरी बंजर क्षेत्र है। भारत और चीन के बीच ये पूरा आर्थिक दृष्टि से बंजर क्षेत्र है, लेकिन राष्ट्र के सम्मान की बात और सामरिक दृष्टि से महत्व होने के चलते भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच लगातार इस क्षेत्र में विवाद बना रहता है और दोनों एक कदम आगे बढ़कर क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहां से शुरू करते हैं। हम अक्साई चीन को लेते हैं। भारत अक्साई चीन क्षेत्र को अपना मानता है। जैसे इस मैप को आप साफ साफ देखेंगे तो समझ पाएंगे।
भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, हम जानबूझकर यहाँ पर थोड़ा इस तरह से दिखा रहे हैं, कोई बुरा न माने, बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं कि आपने भारत को ऐसे क्यों दिखाया। आप एक सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आपको पूरी सच्चाई पता होनी ही चाहिए। आपको मीडिया की तरह नहीं सोचना चाहिए, आपको फैक्ट पर जाना ही पड़ेगा। तो ये है जम्मू कश्मीर का मैप जो हम देख रहे हैं। कुछ वर्षों पहले तक, 1 साल पहले तक ये जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी क्षेत्र था, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ना। जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी क्षेत्र है, तो भारत इस पूरे क्षेत्र को अपने राजनीतिक मानचित्र में दिखाता है और इसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का ही हिस्सा मानता है। आप साफ देखेंगे कि भारत का राजनीतिक मानचित्र यहां तक चलाता है और भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है, यानी भारत इसे पूर्वी लद्दाख कहता है। और जो पूर्वी लद्दाख है उसको हम एक विशेष नाम देते हैं, उसका नाम है अक्साई चिन। पूर्वी लद्दाख जो है उसका असली नाम क्या है? अक्साई चिन। ठीक है, तो भारत अक्साई चीन के पूरे क्षेत्र को अपने राजनीतिक मैप में दिखाता है, लेकिन जो वास्तविकता है फिलहाल समय में, वास्तविकता यह है कि 1950 के दशक के बाद से ही, यानी 1950 से ही चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा करना शुरू किया और 1962 के युद्ध तक आते आते चीन ने पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लिया, अक्साई चीन। तो भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन क्यों विवाद बना हुआ है, घटनाक्रम क्या है, इस पे बातचीत होगी। लेकिन अक्साई चीन का हिस्सा ऐतिहासिक काल में इसका क्या महत्व था, फिलहाल हम देख लेते हैं। जो अक्साई चीन है एक तरह से वो पूर्वी लद्दाख है, भारत इसे अपने राजनीतिक मानचित्र में दर्शाता है। वास्तव में हिमालय के उत्तर में काराकोरम है और काराकोरम के पूरब में यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला जाती है जो कि कुनलुन पर्वत कहलाता है, ऐसे गुजरती है कुनलुन, है ना। पामीर की गांठ से ऐसे कुनलुन पर्वत श्रृंखला निकलती है। कुनलुन के दक्षिण का पूरा क्षेत्र तिब्बत है और उत्तर पश्चिमी तिब्बत के उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी उत्तर और पश्चिम, ये क्या है, ये पूरा इलाका तिब्बत है। तिब्बत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है पूरा का पूरा अक्साई चीन और कुनलुन पर्वत के ठीक दक्षिण में, ठीक नीचे स्थित है अक्साई चीन का इलाका। प्राचीन काल में कुषाणों का जब भारत में शासन था तो चीन से होकर रेशम मार्ग मध्य एशिया तक जाता था। जब कुषाणों का शासन था भारत में तो उस समय चीन के कासगर शहर से, मान लेते हैं ये चीन का कासगर शहर है ना, तो चीन के कासगर शहर से होता हुआ एक मार्ग यहाँ पे गुजरता था, वो अक्साई चीन के क्षेत्र से होते हुए मध्य एशिया तक चला जाता था। ये था आपका रेशम मार्ग। चीन में रेशम उत्पादन शुरू से ही होता रहा है, रेशम में काफी चीन समृद्ध है। तो चीन के जो रेशम व्यापारी थे कासगर के, वो इसी रास्ते से अपना कच्चा माल मध्य एशिया तक पहुंचाते थे। भारत में जब कुषाणों का शासन था तो उस समय भारत के व्यापारियों ने भी रेशम व्यापार में हिस्सा लिया, बिचौलियों के रूप में लिया था, क्योंकि रेशम तो चीन से आता था। भारत के व्यापारियों ने बिचौलियों के रूप में हिस्सा लिया। कैसे? उन्होंने इस रास्ते से गुजरने वाले रेशम मार्ग के आसपास अपनी व्यापारिक चौकियां बना ली थी और वो क्या करते थे कि चीन के जब व्यापारी इस रास्ते से गुजरते थे तो भारत के व्यापारी उनसे रेशम सस्ते दाम पर खरीद लेते थे और भारत के व्यापारी कहते थे कि आप मध्य एशिया तक क्यों पहुंचा रहे हो, इतना मेहनत क्यों करना, हमें दे दीजिए, हम मध्य एशिया पहुंचा देंगे, है ना। हमारा जो मेहनताना है, हमारा जो परिश्रम का मूल्य है वो आप हमें दे दीजिएगा। तो सस्ते दर पर खरीदते थे रेशम के व्यापारी यहाँ पर और भारत के व्यापारी, और यहां से लेकर भारत के व्यापारी मध्य एशिया तक रेशम पहुंचाते थे। कुषाण काल जब था भारत में तो उसी समय यूरोप में रोम एक बड़ा साम्राज्य था। यूरोप में भूमध्य सागर के उत्तर में रोम एक बड़ा साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य उस समय वैभव के शिखर पर था। रोम के लोग काफी विलासी हुआ करते थे क्योंकि रुपयों पैसों की उनके पास कमी नहीं थी और रेशम की बड़ी ही लालसा करते थे कि कोई हमें रेशम के कपड़े दिलवा दे, रोम के लोग, क्योंकि रोम की जो स्त्रियां थी उन्हें रेशम के कपड़े पहनने अच्छे लगते थे और वो कितना भी पैसे देने को तैयार थी, रोमन साम्राज्य की स्त्रियां। तो भारतीय व्यापारियों ने चीन के व्यापारियों से माल लेकर केवल मध्य एशिया तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि भारतीय व्यापारियों ने अरब सागर के रास्ते रोमन साम्राज्य तक रेशम पहुंचाने लगे। परिणाम स्वरूप रोमन साम्राज्य धनी राज्य था, भारतीयों को खूब सोना मिलता था। उस समय सोने से विनिमय किया जाता था। रोम के पास सोना था और रोम के लोग भारतीय व्यापारियों को सोना देकर रेशम खरीद लेते थे। वो सारा का सारा सोना भारत आया, उसमें कुषाणों का राज्य था। यही वो समय था जब भारत समृद्ध हो रहा था। भारत समृद्ध होना
सोने के मामले में भारत की समृद्धि कुषाण काल से प्रारंभ होती है, क्योंकि भारत के व्यापारियों ने इस रेशम व्यापार में बिचौलिए के रूप में हिस्सा लिया और इस रेशम को रोम पहुंचाकर उनसे सोना लिया, जो कि भारत में आया। यही कारण है कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने चलाए। भारत में इतनी समृद्धि आई कि भारत, अभी तो जो सिक्के होते हैं वो एकदम खोटा होता है, वास्तव में उसका कुछ मूल्य नहीं होता है, वो तो सरकार ने उसमें मूल्य डाल दिया है क्योंकि सरकार द्वारा अधिकृत है। लेकिन भारत में रोम से जो सोने के सिक्के आए, उस सोने ने भारत की समृद्धि पर बड़ा असर डाला। कुषाणों ने भी उससे प्रभावित होकर सोने का सिक्का चलाया और संभवतः यही उस समय था जब भारत सोने की चिड़िया बन रहा था, क्योंकि भारत में सोने की खाने तो है नहीं। आपने पढ़ा होगा कि भारत में कोलार और हट्टी दो खाने हैं जहां से सोना मिलता है, लेकिन भारत में पर्याप्त तो सोना नहीं होता है। कुषाण काल ही वो समय था जब भारत सोने की चिड़िया धीरे धीरे बन रहा था। भारत जहां से सोना लाया था, वही लोग बाद में फिर भारत को लूटकर वापस ले गए। अंग्रेज वहीं से आए थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि हमारा सोना भारत कैसे पहुंच गया। भारत में बहुत सोना हुआ करता था, तो ये सारा का सारा सोना कुषाण काल में यूरोप से, रोमन साम्राज्य से आया था। तो हुआ ये कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो अभी तो भारत में अंदर ही बहुत समस्याएं थी। देश में ही गरीबी, भूखमरी थी, उद्योग नहीं थे, भारत को अपने उद्योग बढ़ाने थे, सिंचाई के लिए बांध बनाने थे, लोगों का पेट भरना था, खेती किसानी को थोड़ा बढ़ाना था, क्योंकि देश की आजादी के पास बाद जो स्थिति बनी थी देश में, देश के पास खाने को अनाज नहीं था। भारत ने भारी मात्रा में अपना पैसा खर्च करके अमेरिका से गेहूं और चावल मंगाया ताकि लोगों का पेट भरा सके। 1947 में भारत एक बेहद गरीब देश बन चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को बहुत शोषित कर लिया था। भारत लाचार था। अब एक गरीब देश सीमाओं पर ध्यान दे या पहले अंदर के लोगों की रोजगार, शिक्षा और खाने पीने की व्यवस्था करे, तो भारत अंदर व्यस्त था। और ये तो वैसे भी निर्जन क्षेत्र था जहां न पानी बरसता है न खेती होती है। मैं बात कर रहा हूं अक्साई चीन यानी पूर्वी लद्दाख की। ये तो वैसे भी निर्जन क्षेत्र था जहां पानी बरसता है, मरुस्थल है, पूरा पूरा एकदम रेत का मरुस्थल है, पूरा बर्फ का रेगिस्तान है। ये पानी नहीं बरसता है, खेती किसानी नहीं हो सकती है, तो आर्थिक दृष्टि से ये बहुत महत्वहीन क्षेत्र था। तो भारत ने क्या किया कि 1947 के बाद अब अंदर ध्यान देना शुरू किया। इसके पहले कि वो सीमाओं पर ध्यान दे, सीमाएं बाद में देख ली जाएंगी, क्योंकि यहां पर न वास्तविक नियंत्रण भारत का नहीं था, ये चीन का भी नहीं था और भारत का भी नहीं था। उस समय कोई ऐसा राजनीतिक अधिकार भारत में कोई भी शासक, अगर आप इतिहास का किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी शासक का यहां पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप साफ साफ देखिए, भारत और चीन का जो मैप है उसे आप ध्यान से देखिए। भारत और चीन के मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हिमालय कहां से गुजरता है। ये है, ये है हिमालय, ये देखिए। अच्छा, शिवालिक है, शिवालिक इसके भी दक्षिण में है, यानी शिवालिक पार करो, फिर मध्य हिमालय पार करो और उसके बाद वृहद हिमालय पार करो। इन हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को पार करने के बाद कोई पहुंच सकता है अक्साई चीन। और 1947 का भारत, इतने परिवहन साधन भी नहीं थे, सड़कें भी नहीं बनाई गई थी, रेलवे भी उतना ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो भारत हिमालय पार करके कहां पे अक्साई चीन पे ध्यान देता। तो कभी भी भारत के किसी भी साम्राज्य ने, भारत के किसी भी शासक ने कभी भी अक्साई चीन वाले क्षेत्र में संभवतः शासन नहीं किया हो। यहां तक कि अंग्रेज भी अक्साई चीन वाले क्षेत्रों में शासन नहीं किए। अंग्रेज भी आए तो उन्होंने अपनी कोठियां पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से बनाया। तो हिमाचल प्रदेश में जो डलहौजी है ना, शिमला है, मध्य हिमालय पर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, डलहौजी, शिमला, उत्तराखंड में रानीखेत, यहीं पर अपने हवेलियां बनाई, क्योंकि गर्मी में उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती थी। तो गर्मियों में वो लोग, अंग्रेज लोग दिल्ली नहीं रहते थे, वो लोग चले जाते थे शिमला, दार्जिलिंग, सॉरी हाँ, यहाँ भी दार्जिलिंग भी चले आते थे, दार्जिलिंग आ जाते थे, शिमला आ जाते थे, रानीखेत, डलहौजी, इन क्षेत्रों में वो गर्मी के दिनों में रहने चले आते थे। लेकिन अंग्रेज भी कभी भी अक्साई चीन वाले क्षेत्रों पर स्पष्ट राजनीतिक अधिकार नहीं किए, क्योंकि अंग्रेज तो वैसे भी बनिया थे, अंग्रेज व्यापारी थे। अंग्रेज ऐसे किसी जगह पे अधिकार नहीं करते थे जहां कुछ प्रोडक्शन नहीं होता था। भारत में प्रोडक्शन होता था, खेती किसानी का देश था, कच्चे माल की भारत में कमी नहीं थी, खनिज भी खूब थे, इसलिए भारत में उन्होंने कब्जा किया।
जो हिमालय के दक्षिण का भारत है। हिमालय के उत्तर में वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां उन्हें क्या मिलता, कच्चा माल भी नहीं मिलता। तो व्यापारी और बनिया सोच के लोग थे, वो व्यापार करने आए थे भारत में। और जब भारत में कब्जा कर लिए तब भी उन्होंने हिमालय के उत्तर में क्रॉस नहीं किया। तो जब भारत आजाद हुआ तो उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। चीन ने क्या किया, जब भारत आजाद हुआ तो एक महत्वपूर्ण घटना घट रही थी हिमालय के उत्तर में। चीन ने क्या किया, चीन ने कभी भी तिब्बत को स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। हालांकि 1950 के पहले तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क था। ये जो आप तिब्बत देख रहे हैं ना, ये क्या था, एक स्वतंत्र देश था, एक स्वतंत्र मुल्क था। कब, 1950 के पहले। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके पूरे तिब्बत को चाइना का भाग बना लिया। उसके बाद चीन मूल्यांकन करने लगा कि तिब्बत है कहां तक। तो चीन ने पाया कि तिब्बत जो पूर्वी लद्दाख है वो तिब्बत ही है। चीन ने यह भी पाया कि जो अरुणाचल प्रदेश है, मैं चीन के दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, यहां मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है। हर देश अपनी जमीन खोना नहीं चाहेगा, स्वाभाविक सी बात है, चीन भी नहीं खोना चाहेगा। तो चूंकि भारत में लंबे समय तक ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिशर्स ने जहां जहां तक भारत का कुछ एक्स्ट्रा क्षेत्र भी ब्रिटिश भारत में हासिल किए गए थे। जैसे पूर्वोत्तर भारत अंग्रेजों के आने से पहले भारत का नहीं था। इवन मुगल साम्राज्य आप देख लें, अशोक महान, अशोक जिसने पूरे भारत को एक सूत्र कर दिया था, एकीकृत कर दिया था, अशोक का साम्राज्य भी आप पाएंगे कि उसके अभिलेख असम में नहीं मिले हैं, बहुत मिले हैं तो बांग्लादेश तक मिले हैं। बांग्लादेश के सोहगौरा और महास्थान से उसके अभिलेख मिलते हैं। असम में भी उसके अभिलेख नहीं मिले हैं। फिर भी माना जाता है कि अशोक का जो साम्राज्य था वो पूरा में असम तक रहा होगा। इसी तरह से उसके बाद दूसरा बड़ा साम्राज्य अकबर का था। अकबर ने भी इन क्षेत्रों पर कभी शासन नहीं किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया और शासन करने लगे। तो एक तरह से आप देखें तो जो पूर्वी भारत है उसको अंग्रेजों ने भारत के कब्जे में लिया था। भारत के किसी स्वदेशी हिंदू या मुस्लिम शासक ने कभी भी इन क्षेत्रों पर शासन नहीं किया था। तो चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो मूल्यांकन करने लगा कि तिब्बत के हिस्से कहां कहां तक हैं। तो उसने पाया कि अरुणाचल प्रदेश तो तिब्बत का ही भाग है। इसके अलावा उसने पाया कि पूर्वी लद्दाख भी तिब्बत का भाग है। अब शुरू हुआ खेल। खेल ये शुरू हुआ कि भारत की सरकार, एक गरीब देश की सरकार, अंदर पेट भरने में व्यस्त, शिक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था करने में व्यस्त, खेतों तक पानी पहुंचाने में व्यस्त। और चाइना ने क्या किया, इस पे कब्जा कर लिया। किस पे, 1950 के बाद से चाइना लगातार इस पे कब्जा करता गया। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को होश आया कि ये तो चीन के कब्जे में जा रहा है पूरा, तो जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर सैनिक पहुंचाए। चीन को बर्दाश्त नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप 1962 में युद्ध हो गया। 1962 के युद्ध का परिणाम हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि 1962 के बाद से चीनी सेना का यहां जमावड़ा लग गया। और ये पूरा अक्साई चीन, अगर हम इसको थोड़ा सा लाइन बना दें तो इस तरह से बनाएंगे कि कहां तक है, जरा देख लीजिए। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये यहां तक, ये पूरा है आपका अक्साई चीन, ये पूरा। तो ये अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया। 1962 के अधिकार के बाद उनका अधिकार और मजबूत हो गया, क्योंकि उस लड़ाई में भारत हार जाता है। और जब किसी चीज में कोई हार जाता है तो कहीं न कहीं से एक नैतिक पराजय भी सामने आ जाती है कि अब वो हमारे हाथ से निकल चुका है। तो भारत लेकिन अभी भी इस क्षेत्र को अपना मानता है। वो कभी भी अपने राजनीतिक मानचित्र से बाहर अक्साई चीन के क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। अब हम देखेंगे कि एलएसी क्या है। एलएसी पर थोड़ा ध्यान देते हैं। एलएसी क्या है? भारत के नियंत्रण वाला जो लद्दाख है, भारत के नियंत्रण वाला एक लद्दाख आप देख रहे हैं। भारत के नियंत्रण वाला लद्दाख यहां तक है, ये यहां तक, ये जो पीले कलर की मैं लाइन खींच रहा हूं, ये भारत के नियंत्रण वाला लद्दाख यहां से यहां तक है। ये पूरा भारत के नियंत्रण वाला लद्दाख है। भारत के नियंत्रण वाले लद्दाख और चीन के नियंत्रण वाले लद्दाख यानी अक्साई चीन, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य जो लाइन बनती है उसे हम एलएसी कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। 1962 के युद्ध के पश्चात दोनों देशों ने, जब अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा था, अमेरिका का भी काफी दबाव था,
गोपनीय रूप से ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने छिपे छिपे अमेरिका से सहायता मांगी थी। ये बात सार्वजनिक नहीं हुई थी, क्योंकि दो देशों के मध्य अमेरिका, जो कि दुनिया अभी भी विश्व युद्ध से उभरी थी, और भारत गुट निरपेक्ष देश था। गुट निरपेक्ष देश का मतलब होता है कि वो कभी भी किसी महाशक्ति से सहायता नहीं ले सकता है, तटस्थ रहेगा। ये पड़ोस का मामला था। लेकिन बीबीसी चैनल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जब युद्ध चल रहा था और चीनी सेना लगातार भारत में घुसते चले जा रहे थे, तो मजबूरन जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी थी, और अमेरिका के लड़ाकू विमान आसपास मंडराने भी लगे थे। परिणाम स्वरूप जब अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो चीन को रुकना पड़ गया था उस समय, और जहां पे चीन पहुंच चुका था वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया। एलएसी एक टर्म है, कोई वास्तविक सीमा रेखा नहीं है। एलएसी एक टर्म है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये बताता है कि एक्चुअली में दोनों देशों का कंट्रोल यहीं तक है। ये एक सीज फायर की तरह है जिसका उल्लंघन नहीं करना है। दोनों देशों की सीमाएं यहां पर डटी रहती हैं, लेकिन एक सीज फायर की तरह है जिसका उल्लंघन नहीं करना है। इसी को हम लोगों ने नियंत्रण रेखा मान लिया है। क्लियर? तो यही वास्तव में अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो भारत और चीन के बीच की सीमा यहां है। इसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और ये हिस्सा जब चीन ने भारत से हासिल कर लिया तो चीन का एक प्रांत है सिंजियांग प्रांत। चीन ने सिंजियांग प्रांत का हिस्सा बना लिया, और इतना ही नहीं, उसने क्या किया कि सिंजियांग प्रांत से एक राजमार्ग का निर्माण किया, नेशनल हाईवे, जो कि चीन के ल्हात्से तक जाता था। उसने चीन के सिंजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए अक्साई चीन वाले क्षेत्रों से एक राजमार्ग का भी निर्माण कर लिया, जो कि तिब्बत के ल्हात्से तक जाता था, ताकि वो अपने प्रभुत्व को इन क्षेत्रों में बढ़ा सके। लेकिन भारत अक्साई चीन को आज भी पूर्वी लद्दाख का हिस्सा मानता है, और यही बात है कि चीन संदेह के घेरे में रहता है। जैसे जब हम किसी की जमीन जबरन छीन लेंगे, चीन ने क्या किया कि भारत की जमीन जबरन छीन लिया, तो जो कोई भी अगर जबरन कहीं कब्जा करता है तो उसके मन में संदेह बना रहता है, सजग रहो वरना ये फिर से हमसे छीन लेगा। चीन की भी यही मानसिकता है। क्योंकि चीन ने भारत के क्षेत्र को जबरन कब्जा कर लिया है तो हमेशा डरा हुआ रहता है, सजग रहो कहीं भारतीय सैनिक यहां तक ना पहुंच पाए, कहीं आ न जाए यहां पे। इसलिए चीन ने जब से कब्जा किया है 1950 और 1962 के बाद से ही, ये कोई नई बात नहीं है, 1962 के बाद से ही चीन के जो सैनिक थे गाड़ियां लेकर यहाँ पे गश्त लगाते थे, पेट्रोलिंग करना। चीन के सैनिक यहाँ हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 1962 के बाद से लेकर अब तक वो पेट्रोलिंग करके लौट जाते थे। कभी भी उन्होंने एलएसी को पार नहीं किया, वो यहां तक पेट्रोलिंग करके एलएसी से ताक झांक करके एलएसी से वापस आ जाते थे, क्योंकि छीना हुआ क्षेत्र था तो पेट्रोलिंग करना जरूरी था। समस्या की शुरुआत तब शुरू हुई जब भारत ने, समस्या कब शुरू हुई, चीन ने भारत की गतिविधियों को देखा। चीन ने भारत की गतिविधियों को देखा कि भारत अब पहले तो चीन ने यहां पे राजमार्ग का निर्माण कर लिया, अब भारत भी निर्माण करने लगा। कहां कहां करने लगा? जब भारत ने विकास कार्य करना शुरू कर दिया, यह है आपकी एलएसी, रेड वाली लाइन, यह है एलएसी। भारत ने जब एलएसी के पास निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया तब चीन संदेह के घेरे में आया। परिणाम हुआ कि उसके बाद चीनी सैनिकों की घुसपैठ होने लगी। लेकिन घुसपैठ भी कहां होती है यह भी हमें जानना चाहिए। तो भारत ने क्या किया कि एलएसी के पास यहाँ पे श्योक नदी बहती है, श्योक नदी पर पुल बना दिया भारत ने। इसके बाद भारत ने यहाँ पर एक दौलत बेग ओल्डी है, दौलत बेग ओल्डी में सेना का हवाई अड्डा भी है, सेना के लिए यहाँ पे सेना के विमान उतर सकते हैं। भारत ने दौलत बेग ओल्डी तक भी सड़क का निर्माण कर लिया। इसके बाद भारत ने गलवान घाटी तक भी सड़क का निर्माण कर लिया, गलवान घाटी तक, दौलत बेग ओल्डी तक, और इसके बाद श्योक नदी पर पुल बना लिया। और परिणाम यह हुआ कि चीन जो है भयभीत हो गया, सशंकित हो गया कि अब भारत के सैनिक यहां पर छावनियां बनाने लगे। सड़क बन गया, पुल बन गया, अब भारत के जो सैनिकों ने यहां पर छावनियां बना ली, एलएसी के पास, गलवान घाटी के पास छावनियां बना ली, है ना। तो जब एलएसी पे भारत अपनी छावनियां बनाने लगा, बंकर बनाने लगा, तो अब चीन को लगता है कि भाई चीन की राजधानी है कहां? चीन की राजधानी बीजिंग पीला सागर के तट पर है। चीन की राजधानी बीजिंग बहुत दूर है। एक तो उसकी राजधानी दूर है, उसकी उसका जो मुख्य प्रशासन है, जो केंद्रीय प्रशासन है, वो तो बीजिंग में है, और ये चीन का पश्चिमी क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से
चीन की पकड़ यहाँ पर थोड़ी ढीली है, काफी दूर है और दुर्गम क्षेत्र है। और जब भारत आसानी से यहाँ पे सड़क बनाकर छावनियां बनाना शुरू किया तो चाइना को संदेह उत्पन्न हुआ। एलएसी भी एक समस्या इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि एलएसी को हम लोग सोचते हैं कि एलएसी कोई लाइन है। एलएसी लाइन की तरह नहीं है, एलएसी क्षेत्र की तरह है, एलएसी एक जोन है। मेरे कहने का मतलब है कि एलएसी कोई पतली लाइन नहीं है बल्कि एक जोन है। मतलब कहीं कहीं पर एलएसी लाइन की तरह गुजरता है और कहीं कहीं पर एलएसी ऐसे चौड़े क्षेत्र में हो जाता है। ये एक जोन बन जाता है और इस जोन की चौड़ाई कितनी है, 4 से 5 किलोमीटर तक। एलएसी की चौड़ाई कहीं कहीं पर 4 से 5 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। तो जो घुसपैठ होती है वो ज्यादातर इस जोन में होती है क्योंकि ये परिभाषित नहीं है ना, इतना चौड़ा 4 से 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, कहने को तो एलएसी है, लेकिन 4 से 5 किलोमीटर क्या, जब दो देशों की सीमाओं की बात होती है तो कोई 50 मीटर जमीन भी नहीं छोड़ता है। और जैसे ही चीन के सेना एलएसी के इस जोन में पहुंचते हैं तो भारतीय सेना आक्रमण करेगी ही, विरोध करेगी ही, घुसपैठ हुआ तो बंदूक चलेगी ही। तो जब चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वो भारत के नियंत्रण वाले लद्दाख में आ गए हैं। भारत के नियंत्रण वाले लद्दाख में तो घुस ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर भारत ने भी अपनी छावनियां बना दी हैं। चीन सैनिक इस बफर जोन में घुस जाते हैं क्योंकि एलएसी कहीं कहीं पर 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है। इतना ही नहीं, यहां पर एक पेंगोंग लेक है, यहां पर लिखा हुआ है पेंगोंग लेक। यहां पे ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचा दर्रा, पता है उसका नाम क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे का नाम है चांगला पास। यहां पर है भारत का चांगला पास, यहां पर ये यहां पे भारत का चांगला पास। तो भारत ने क्या किया कि दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा पार किया, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा चांगला पास पार करके, और यहां पे भारत ने पेंगोंग लेक के पास बना लिया। ये जो नीले कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये जो नीले कलर का क्षेत्र आप दिख रहे हैं ना, ब्लू कलर का जो स्पॉट, ये है पेंगोंग लेक। बहुत ही लंबी झील है, नदी की तरह, जैसे नदी में लंबाई होती है ना, तो पेंगोंग झील भी नदी की तरह पूरा लंबा है। भारत ने चांगला पास यहाँ पे पास करके पेंगोंग लेक के बगल में भी अपनी छावनी और बंकर बना दिए। ये भी चीन का नागवार गुजरा कि आप एक तो सड़क बना रहे हो, पुल बना रहे हो, छावनी बनाते जा रहे हो, आखिर में समस्या क्या है? क्योंकि चीन ने 1962 के बाद से कभी घुसपैठ करके कोई जमीन भारत की कब्जे में नहीं ली है। पेट्रोलिंग करना उसका अधिकार है। समस्या तब हुई जब भारत के सैनिक भी गाड़ी लेकर एलएसी पर दिन रात गश्त लगाने लगे। जब भारत के सैनिक गश्त लगाने लगे, जब भी दो पड़ोसी आपस में चौकन्ना हो जाएंगे तो चौकन्नेपन का नतीजा ही होता है युद्ध, और बात बात पर छोटी छोटी झड़पें यहां पर हो जाती हैं। जब तक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरह से परिभाषित नहीं होता है तब तक ये झड़पें होती रहेंगी। हालांकि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत चीन के बीच सीमा नहीं मानता है। भारत और चीन के बीच जो दूसरा विवाद का जड़ है, भारत और चीन के बीच दूसरा जो विवाद का जड़ है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के लिए कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद रूप से अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अखंड भारत का हिस्सा है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ऐतिहासिक कारण से पैदा हो गई है। चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश एक समस्या है। चीन क्या करता है कि अरुणाचल प्रदेश से ये पूरा जोन, ये पूरा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश से ये है अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। भारत अपने राजनीतिक मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को दर्शाता है और चीन भी अपने राजनीतिक मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाता है। तो अरुणाचल प्रदेश एक तरह से विवादित क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। भारत के लिए कोई विवाद नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत से विवादित क्षेत्र मानता है क्योंकि ये भौतिक रूप से भारत का है और भारत के नियंत्रण में है पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश। लेकिन चीन को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है, उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा होना चाहिए। ऐसा हुआ क्या? भारत में एक समय ब्रिटिश शासन था। जब ब्रिटिश शासन भारत में था तो तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क होता था। जब भारत में अंग्रेजों का राज था उस समय तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था, तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। हालांकि ये कमजोर था, काफी, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, कमजोर और गरीब देश था। लेकिन भारत में जब अंग्रेजों का राज था तो तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। अंग्रेज हर जगह सीमा निर्धारित करते रहते थे। अंग्रेजों की आदत थी कि जहां से भी उन्हें लाभ मिल सकता है वहां पे सीमा बना देते थे। तो अंग्रेजों ने तिब्बत से बातचीत शुरू कर दी कि क्यों ना बातचीत करके एक सीमा बना ली जाए।
तो तिब्बत के लोग तैयार हो गए। तिब्बत ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा, अंग्रेजों ने भी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। अंग्रेजों में जो प्रतिनिधि मंडल में एक सदस्य थे, उनका नाम था मैकमोहन, अधिकारी थे अंग्रेजों के। मैकमोहन ने ही ये सीमा निर्धारित की और तिब्बती लोग मान गए। तिब्बतियों ने इस सीमा को स्वीकार कर लिया कि ये जो रेड लाइन है, यही अब से भारत और चीन के बीच सीमा, सॉरी, भारत और तिब्बत, यही अब से भारत और तिब्बत के बीच सीमा बनी रहेगी। तिब्बत मान गया। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, तिब्बत मान गया। और ये समझौता कब हुआ था? 1914 में। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल में ने 1914 में मिल बैठकर समझौता किया कि अब से मैकमोहन लाइन जहां जहां से गुजर रही है, वही भारत और तिब्बत के बीच सीमा रहेगा। देश 1947 में जब आजाद हुआ, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1950 में, तो चीन ने मैकमोहन लाइन को भारत और चीन के बीच सीमा मानने से इनकार कर दिया। चीन का कहना था कि ये लाइन चीन ने नहीं बनाई है, ये तो तिब्बत के कुछ बिकाऊ लोगों ने अरुणाचल प्रदेश को बेच दिया। तिब्बत का ये कहना है कि चीन का ये कहना है कि तिब्बत के कुछ लोगों ने, बिकाऊ लोगों ने अरुणाचल प्रदेश को अंग्रेजों को बेच दिया। तिब्बत तो खुद मेरा है, चाइना कहता तिब्बत तो खुद मेरा है। तो तिब्बत को कहां से अधिकार हो गया कि वो अंग्रेजों के साथ समझौता करके मैकमोहन लाइन को भारत और चीन के बीच सीमा बना दे? तो चीन इस लाइन को नहीं मानता है, वो इस लाइन को मानता है। उसका कहना है कि यहां तक चीन का कब्जा, चीन का क्षेत्र है, और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में वो बार बार अपना दावा ठोकता है। अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों पर वो विवाद 1917 में उत्पन्न कर चुका है। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र है यहाँ पे डोकलाम। डोकलाम में 1917 की बात, सॉरी 2017 की बात है। डोकलाम का खबर अगर आप सर्च करेंगे तो लगभग एक महीने से ज्यादा समय तक भारत और चीन सैनिकों के बीच यहाँ लंबे समय तक तनातनी बनी रहे। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा करने के कई कारण हैं। क्यों अरुणाचल प्रदेश को दावा क्यों करता है? क्योंकि उसका कहना है कि तिब्बत पठार का हिस्सा है। जैसे तिब्बत पठार है, अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत पठार की तरह ही है। जैसे तिब्बत एक पठार है, अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत पठार का एक हिस्सा लगता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो चट्टानें हैं वो तिब्बत से मिलती जुलती हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म है, तिब्बत में भी बौद्ध धर्म है। भारत में बौद्ध धर्म उदय हुआ, लेकिन भारत से ही बौद्ध धर्म एक तरह से अब खत्म ही हो गया है। बौद्ध यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चला गया चाइना में। चाइना के लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और तिब्बत में भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म है, चाइना में बौद्ध धर्म है, अरुणाचल प्रदेश के लोग भी ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस आधार पर भी वो तिब्बत को अपना बताता है। यानी तिब्बत की जो धर्म, संस्कृति और रहन सहन के तरीके हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोगों से मेल खाते हैं। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में धर्म, संस्कृति, रहन सहन के तरीके मेल खाते हैं। साथ ही तिब्बत का, अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पे जगह है, यहाँ पे एकदम भूटान की सीमा के पास, उसका नाम है तवांग। क्या नाम है? तवांग। तवांग में एक बौद्ध मंदिर है, प्राचीन काल का बौद्ध मंदिर है। चीन इस बौद्ध मंदिर को तिब्बती मंदिर कहता है। तो तमाम कारण है वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। अब फिर से उसी बात पर वापस आते हैं कि भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है। जो रेड कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एक तरह से। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की समस्या ये है कि ये हिमालय से होकर गुजरता है, यानी ग्लेशियर से होकर गुजरता है, नदी से, झरने से, है ना, और जंगल से, पहाड़ से, तीखी घाटियों से, गहरी घाटियों से होकर गुजरता है। तो इतना दुर्गम क्षेत्र में एलएसी को परिभाषित करना आसान नहीं है। अच्छा, भारत और चीन का एलएसी एक ही नहीं है। भारत किसी और जगह को एलएसी मानता है और चीन किसी और जगह को एलएसी मानता है। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कोई एक लाइन के रूप में नहीं है। चीन कहता है कि एलएसी और पश्चिम में है, भारत कहता है कि एलएसी और पूरब में है, क्योंकि भारत पूरब में अगर मानेगा तो चीन का हिस्सा भारत के पास आ जाएगा। चीन अगर कहेगा कि एलएसी और पश्चिम में है तो भारत का हिस्सा चीन में चला जाएगा। तो ये एलएसी भी कोई दोनों देशों का एक मान्य या सर्वमान्य एलएसी नहीं है, दोनों अपना अपना एलएसी अलग मानते हैं। इस तरह से आज मैंने एक तरह से पहला प्रयास किया कि भूगोल से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं हैं या राष्ट्रीय स्तर पर उनको भूगोल से जोड़कर कवर करने का प्रयास किया। आगे भी इस तरह का प्रयास में जारी रखूंगा। समसामयिकी खंड के अंतर्गत इसको आप भूगोल का हिस्सा भी कह सकते हैं। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मामले हैं उनको भूगोल से जोड़कर मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। कैसा लगा एक बार अपना कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे वीडियो में। हाँ, हमारा आईएएस का और पीसीएस का जो बैच है प्री कमेंस फाउंडेशन कोर्स, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर से। एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। एडमिशन के तरीके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, कमेंट में भी जाकर आप एडमिशन के तरीके जान सकते हैं। नमस्कार।